प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं कीर्ति आर्या, सहायक अध्यापिका चंपा देवी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज हरनई से आप सभी बच्चों का कक्षा 10 गृह विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज जिस पाठ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो हमारा पाठ है सिलाई किट एवं वस्त्र विज्ञान कला। बच्चों, ये भाग हमारा 2 है। इससे पहले हम भाग 1 में सिलाई के विभिन्न टाकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और ये हाथ के टाके थे जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। और सिलाई आखिर है क्या, सिलाई इसके बारे में हमने चर्चा की थी। सिलाई किट में क्या क्या सामान होते हैं इसके बारे में भी हमने भाग 1 में चर्चा की थी। बच्चों, इस भाग के अंतर्गत हम लोग जिन बातों के बारे में चर्चा करेंगे वो हमारे मशीन के बारे में होंगे, मशीन से की जाने वाली सिलाई के बारे में होंगे और कपड़े के ड्राफ्टिंग और उसको मोड़ने के तरीके आदि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का भाग 2। बच्चों, इस भाग में हम लोग निम्न बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे कि आखिर ये सिलाई किट और वस्त्र विज्ञान कला के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें जानना आवश्यक होता है। सिलाई मशीन एवं उसकी देखभाल, विभिन्न वस्त्रों की नाप लेना, कपड़ा काटने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें, कपड़ा काटते समय ध्यान देने योग्य बातें, सिलाई के लिए कपड़े का अनुमान, ड्राफ्टिंग का अर्थ एवं लाभ, ड्राफ्टिंग के पूर्व कपड़े को मोड़ना, विभिन्न वस्त्रों की ड्राफ्टिंग जैसे कि बेबी फ्रॉक एवं पेटीकोट और अभ्यास प्रश्नों के बारे में हम लोग इस भाग में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को और तेज बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला चर्चा सिलाई मशीन एवं उसकी देखभाल के बारे में। बच्चों, हमने पूर्व भाग में चर्चा की थी कि हम जो सिलाई वस्त्र होता है उसको बनाने के लिए हम सिलाई करते हैं, क्योंकि जब कपड़ा होता है, कपड़े को हम जब काटते हैं तो वो 2 भागों में 3 भागों में होता है। जब उसको सिला जाता है, आपस में जोड़ा जाता है तो उसको हम सिलाई बोलते हैं। तो उस सिलाई को हम हाथ से भी करते हैं और मशीन से भी करते हैं। तो पूर्व भाग में हाथ के बारे में हमने चर्चा की थी, हाथ के टाकों से कैसे करते हैं। इस भाग में सिलाई मशीन का प्रयोग। बच्चों, जब हम सिलाई मशीन के बारे में चर्चा करते हैं तो आपके मस्तिष्क में टेलर्स की दुकान आ जाती होंगी, बुटीक्स आ जाते होंगे। आपको एक काली सफेद जैसी मशीन दिखती है, उसी को हम सिलाई मशीन कहते हैं। यह मशीन कपड़ों को सिलने का कार्य करती है। तो इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी पिछले में पाठों में ले चुके हैं। तो हम लोग अब जानते हैं कि हम सिलाई मशीन का प्रयोग कैसे करते हैं, उचित ढंग क्या है। सिलाई का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण सिलाई मशीन है, अतः सिलाई से पूर्व इसकी बनावट का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और इसके बारे में आप पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। सिलाई मशीन में ठीक से धागा डालना आना चाहिए, क्योंकि सिलाई मशीन में जब धागा ठीक ढंग से नहीं पड़ा होगा तो हमारी सिलाई सही नहीं आएगी, धागा टूटेगा। इसलिए हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सिलाई मशीन में किस तरह से धागा डाला जाता है, किस क्रम में उसमें धागा पड़ता है। सिलाई मशीन में कपड़े के अनुसार उचित सुई का प्रयोग करना चाहिए। सिलाई मशीन में भी जैसे हाथ की सुई के में भी हमने कहा था कि जिस प्रकार का कपड़ा सिलना है उसी प्रकार की सुई मोटी पतली होनी चाहिए। इसी प्रकार से सिलाई मशीन में भी हम पतले कपड़े के लिए महीन, कपड़े के लिए महीन सुई एवं मोटे कपड़ों के लिए मोटी सुई का प्रयोग करते हैं। सिलाई मशीन में कुछ साधारण दोष एवं उनके निवारण का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग जानकारी अगर अभाव में हम अपने सिलाई मशीन चलाते हैं, उससे हमारा कार्य बहुत कठिन हो जाता है। परंतु यदि हम जानकारी साधारण जो हमारी मशीन में आती हैं परेशानियां, उनके बारे में जानकारी रखेंगे तो उसके निवारण भी हमें पता हो जाएंगे और हम उस निवारण को घर बैठे ही सॉल्व करके अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। सिलाई मशीन में अनेक पुर्जे होते हैं, अतः इनकी सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। सिलाई मशीन में बहुत सारे पुर्जे होते हैं तो इनकी नियमित सफाई भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। सिलाई मशीन में नियमित रूप से मशीन का तेल डालते रहना चाहिए। एक मशीन का तेल आता है, कीप में आता है, उसको रेगुलर तरह से कपड़े मशीन बंद करते समय उसमें डाल देना चाहिए और उसको अच्छे ढंग से साफ कर देना चाहिए।
सिलाई मशीन को नमी से बचाना चाहिए और कभी कभी धूप में रखना चाहिए। हमें पता है कि नमी हमारे किसी भी मशीन को प्रभाव डालती है उस पर और उसको खराब कर देती है। तो वही स्थिति हमारी सिलाई मशीन के साथ भी है। सिलाई मशीन में भी हमें नियमित रूप से उसको धूप दिखाते रहना चाहिए और नमी से बचाना चाहिए। सिलाई मशीन में ग्रीस कभी नहीं डालनी चाहिए। जो ग्रीस होती है वो हमें कभी भी सिलाई मशीन में नहीं डालना चाहिए, ताकि जिससे, क्योंकि ग्रीस डालने से मशीन के पुर्जे चिपक जाते हैं और सही से कार्य नहीं करते हैं। मिट्टी के तेल से सिलाई मशीन के पुर्जे साफ करते रहना चाहिए। जो हमारी सिलाई मशीन है उसको मिट्टी के तेल से साफ करना चाहिए। बच्चों, इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हम वस्त्रों की नाप किस प्रकार लेते हैं। हमें जो वस्त्र पहनना है वो किस हिसाब से हम उसको बनाएंगे, कपड़े को किस तरह से काटेंगे, इसके बारे में, उसकी नाप क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न वस्त्रों की नाप लेना। नाप लेने की दो प्रमुख विधियां हैं। पहला बच्चों है चेस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक औसतन व्यक्ति के छाती अथवा चेस्ट की नाप ली जाती है और उसके हिसाब से ही शरीर के अलग अलग भागों के नाप का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि हम लोग एक समान इस विधि में चेस्ट की नाप लेकर बाकी सभी अंगों की नाप निकालते हैं, और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति औसतन उसी प्रकार का हो कि जिस प्रकार से उसकी छाती की नाप है। यदि उसमें कोई बनावट में उसकी भिन्नता होगी तो ये उस व्यक्ति के ऊपर नहीं फिट बैठेगा, लेकिन अगर औसत डील डॉल का व्यक्ति है तो उस पर ये सिस्टम बड़े आराम से लागू हो जाता है। उदाहरण के रूप में निम्न तालिका दी गई है। पुरुषों की नाप, यदि हम चेस्ट 76 सेंटीमीटर लेंगे तो उसकी औसतन कमर 71 सेंटीमीटर होगी, तीरा 16 सेंटीमीटर होगा, आस्तीन 78 सेंटीमीटर, गला 35 सेंटीमीटर एवं सीट 84 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार यदि व्यक्ति औसतन 86 सेंटीमीटर चेस्ट वाला व्यक्ति है तो उसकी कमर 76 सेंटीमीटर, तीरा 18 सेंटीमीटर, आस्तीन 80 सेंटीमीटर, गला 37 सेंटीमीटर एवं सीट 92 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार 92 सेंटीमीटर वाले चेस्ट के व्यक्ति के लिए 81 सेंटीमीटर कमर, 18 सेंटीमीटर तीरा, आस्तीन 81 सेंटीमीटर, गला 38 सेंटीमीटर एवं सीट 97 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार हम इस तालिका में देखते जाएंगे कि औसतन किस प्रकार से छाती के हिसाब से विभिन्न अंगों की नाप निकाली जाती है। इसी प्रकार स्त्रियों की नाप के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यदि 71 सेंटीमीटर चेस्ट है तो कमर 61 सेंटीमीटर, तीरा 28 सेंटीमीटर एवं सीट 74 सेंटीमीटर होगी। 76 सेंटीमीटर चेस्ट वाली महिला के लिए 61 सेंटीमीटर कमर, 31 सेंटीमीटर तीरा एवं 81 सेंटीमीटर सीट होगी। 81 सेंटीमीटर चेस्ट वाली महिला के लिए 62 सेंटीमीटर कमर, 32 सेंटीमीटर तीरा एवं 92 सेंटीमीटर सीट होगी। 86 सेंटीमीटर चेस्ट वाली महिला के लिए 63.5 सेंटीमीटर कमर, 34 सेंटीमीटर तीरा एवं 97 सेंटीमीटर सीट होगी। 92 सेंटीमीटर वाली चेस्ट वाली महिला के लिए 66 सेंटीमीटर कमर, तीरा 35 सेंटीमीटर एवं सीट 102 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार से बच्चों की नाप के लिए आयु के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। 4 वर्ष के बच्चे के लिए चेस्ट होगा 58.5 सेंटीमीटर और कमर होगी 59.1 सेंटीमीटर। 6 वर्ष के बच्चे के लिए 61 सेंटीमीटर चेस्ट एवं कमर 61 सेंटीमीटर। 8 वर्ष के बच्चे के लिए चेस्ट 66 सेंटीमीटर एवं कमर 66 सेंटीमीटर एवं 10 वर्ष के बच्चे के लिए 71 सेंटीमीटर चेस्ट एवं कमर 69 सेंटीमीटर होगी। ये एक अनुमानित होता है एक औसतन व्यक्ति, औसतन स्त्री एवं औसतन बच्चे की आयु के हिसाब से या डील डॉल के हिसाब से जो नाप निकाली जाती है। बच्चों, दूसरा सिस्टम होता है जिसको कि हम कहते हैं डायरेक्ट सिस्टम। इस डायरेक्ट सिस्टम में क्या किया जाता है, एक जो व्यक्ति है उसको पर्सनली, यानी जो जिस व्यक्ति की नाप लेनी है उसी को खड़ा करके हम उसकी नाप लेते हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार की नापों को लेते हैं। डायरेक्ट सिस्टम, इस विधि में शरीर के प्रत्येक अंग की नाप ली जाती है, यानी जिस व्यक्ति का वस्त्र सिलना है उसकी नाप हम लेंगे
इसमें कंधे की नाप, छाती की नाप, कमर की नाप, सीट की नाप, मोहरी की नाप एवं वस्त्र की लंबाई जैसे लेडीज कुर्ते, ब्लाउज, शर्ट, फ्रॉक, पैजामा, पैंट आदि की नाप ली जाती है। बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं कि खड़ा करेंगे तो इस तरह से आप नाप उसकी ले सकते हैं। शोल्डर की नाप के लिए आप कंधा, जहां पे हाथ है यहां से यहां तक की नाप शोल्डर की नाप कहलाई जाती है। इसके बाद हमारी छाती की या बस्ट की नाप होती है, वो यहां से यहां तक ली जाती है, इसको हम लोग फुल बस्ट बोलते हैं। वेस्ट यानी कमर, हमारी कमर के पास यहां से ली जाती है एवं हिप के लिए या सीट के लिए हम लोग यहां से यहां तक की नाप को लेते हैं। इसके बाद ये ऊपर जो जाने वाले कपड़ों के बारे में है, नाप लेने के तरीके हैं। और जो कपड़े नीचे जैसे पैंट है, सलवार है, इन सब के लिए हम वेस्ट के लिए कमर का हिस्सा लेते हैं, ये नाप हमारी वेस्ट की होती है। हिप या सीट ये होती है। और इसके अलावा जो हमने अभी चर्चा की थी कि हम वस्त्र की लंबाई अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। तो बच्चों ये दो सिस्टम होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग वस्त्र की नाप लेते हैं। कि हम कपड़ा यदि नाप लिया हमने तो अब कपड़ा काटने जा रहे हैं, तो कपड़ा काटने से पहले कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी है जिससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं हो और कम से कम कपड़े में हम अच्छे से अपने वस्त्र का निर्माण कर सकें। मनुष्य हमेशा अपने को सुंदर दिखाने के लिए फिटिंग और फैशन पर विशेष ध्यान देता आया है। अतः वस्त्र के लिए कपड़ा काटते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रथम है बच्चों, कपड़ा काटने से पूर्व कपड़ा इस्त्री कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो वो कई सिलवटें होती हैं उनमें और कपड़ा इधर उधर रखा रहता है, तो उस सिलवटों को खत्म करने के लिए, उसको स्ट्रेट करने के लिए कपड़े पे इस्त्री करना आवश्यक हो जाता है। कपड़े को काटने से पूर्व आड़ी एवं खड़ी बनावट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कपड़ा आड़ा और खड़ा दो तरह का होता है, तो हमें इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें कपड़ा आड़ी तरफ से काटना है या खड़ी तरफ से काटना है। कपड़े की बनावट, क्योंकि स्ट्रेचेबिलिटी जो होती है, उसकी लचीलापन होता है, वो खड़ी तरफ नहीं होता है, वो आड़ी तरफ होता है। तिरछे कपड़े को निशान लगाकर काट लेना चाहिए। जब हम कपड़ा लाते हैं तो कभी कभी कपड़ा हमारा सिधाई में नहीं कटा हुआ होता है, तो उस कपड़े को सीधा करके काट लेना चाहिए, ताकि जब हम नाप लें तो हमारी नाप गलत ना हो, क्योंकि कपड़ा अगर गलत मुड़ा होगा या वो ऊंचा नीचा कटा होगा तो उससे हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। कपड़ा काटते समय समतल स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर नीचे स्थान होगा, खिसकने वाला स्थान होगा, तो कपड़ा हमारा फिसलेगा और काटते समय हमें दिक्कत हो या परेशानी हो जाएगी। कपड़े को उल्टी तरफ मिल्टन चौक से निशान लगाकर काटना चाहिए। कपड़े को उल्टा तरफ से मोड़ के फिर उस पर मिल्टन चौक लगा के तभी काटना चाहिए। कपड़ा काटते समय सिलाई में दबाने वाला भाग लेकर काटना चाहिए। जब हम कपड़ा काटते हैं तो उसमें सिलाई के लिए और थोड़ा सा मार्जिन के लिए कपड़ा, ताकि अगर भविष्य में हमको कपड़ा बड़ा करना है तो उसके लिए थोड़ी सी ज्यादा कपड़े को काटना चाहिए, जिसको कि हम मार्जिन बोलते हैं। कपड़ा काटते समय कैंची समान गति से चलाना चाहिए। कपड़ा काटते समय में समान गति से कैंची इसलिए चलाना चाहिए क्योंकि अगर कैंची की असामान्य गति होगी तो कपड़ा आड़ा तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा कट सकता है, परंतु यदि समान चाल से हम लोग कैंची को चलाएंगे तो कपड़ा सीधा कटेगा। इसके बाद बच्चों चर्चा कर लेते हैं कपड़ा काटते समय ध्यान देने योग्य बातें के बारे में। सिलाई की सबसे प्रथम क्रिया वस्त्र की कटाई होती है, अतः वस्त्र काटते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कपड़े को उल्टे व सीधे दोनों तरफ से जांच लेना चाहिए। कपड़ा हमें आगे पीछे से दोनों से देख लेना चाहिए कि कहीं कोई प्रिंटिंग में गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं कटा फटा तो नहीं है। उसके बाद नाप के लिए तैयार पैटर्न को रखकर आवश्यकता अनुसार कपड़े का अनुमान लगाना चाहिए। जैसे कि अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि हम पैटर्न कैसे बनाते हैं और किस तरह से हम कपड़े का अनुमान लगाते हैं, तो हमें उसके लिए वो बनाने के बाद उस पैटर्न को, ड्राफ्टिंग को कपड़े पर रख के अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होती है। कपड़ा काटते समय उसे हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हिलाएंगे तो वो सही से कटेगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा तिरछा हो जाएगा। कपड़ा नाप के निशान के अनुसार काटना चाहिए। जिस तरह से नाप का निशान हमने लगाया है, कपड़ा उसी प्रकार से काटना
चाहिए। कपड़ा काटते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी हमें पता है कि जल्दबाजी में कोई भी कार्य किया जाता है तो वो खराब हो जाता है। तो समान तरीके से आराम से कपड़े को काटना चाहिए। कपड़ा काटते व सिलते समय उचित रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि हम लोग अपने नेत्रों से कार्य कर रहे हैं, तो नेत्रों पे ज्यादा प्रभाव ना पड़े, तो इसके लिए हमें उचित रोशनी में ये सब कार्य करने चाहिए। सिलाई में प्रयोग किया जाने वाला धागा मजबूत व पक्के रंग का होना चाहिए, क्योंकि यदि हम सिलाई करते समय कच्चे धागों का या कच्चे रंग के धागों का प्रयोग करेंगे तो वो हमारे वस्त्रों को खराब कर सकता है, और अगर कच्चे धागों का प्रयोग करेंगे तो वो कपड़ा सही प्रकार से वस्त्र सिल नहीं पाएगा और बार बार उसकी सिलाई टूट जाएगी। वस्त्र व धागा एक रंग का होना चाहिए, यानी वस्त्र के अनुसार ही मैचिंग के हिसाब से ही हमें धागे का प्रयोग करना चाहिए। अब बच्चों हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम किसी वस्त्र के लिए कितना कपड़ा आवश्यक है उसका अनुमान किस प्रकार लगाते हैं। घर में सिलाई करने या दर्जी से सिलवाते समय कपड़े का अनुमान लगाना जरूरी होता है, अतः कपड़े का अनुमान इस सूत्र से लगाया जा सकता है। बच्चों सूत्र क्या है समझ लेते हैं। यदि कुर्ते की वस्त्र की लंबाई गुणे 2, यानी जितनी हमारी वस्त्र की लंबाई है उसको गुणे 2 कर देते हैं, क्योंकि हमें आगे और पीछे दोनों का हिस्सा चाहिए होता है, इसलिए हम उसको 2 करेंगे, गुणा 2 करते हैं। और उसमें 10 सेंटीमीटर सिलाई के लिए अतिरिक्त कपड़ा रख लेते हैं, ताकि यदि हम उस कपड़े पे ही एकदम नाप के अनुसार ही कपड़े को सिलेंगे तो वो पहनने पे टाइट हो जाएगा, इसलिए मार्जिन के लिए हम लोग 10 सेंटीमीटर मोड़ने के लिए और सिलाई के लिए कपड़े को रखते हैं। जैसे कि यदि कुर्ते की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो 100 गुणे 2 बराबर 200 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर कपड़ा। यदि हमारे कुर्ते की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो हमको 210 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इंची टेप से नाप कर 210 सेंटीमीटर कपड़े का प्रयोग कर लेंगे तो उससे हमारा उपयुक्त कुर्ता तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से हम कपड़े का अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा इसमें विशेष बात ये होती है कि यदि हमें फ्रिल लगाना है, उसमें और जेब लगानी है, झालर लगाना है, तो उसके लिए कपड़े का अनुमान अलग से लगाते हुए उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है, उसको इस कपड़े में जोड़ दिया जाता है। बच्चों अभी तक हम लोगों ने कपड़े का अनुमान लगा लिया, अब हमें ड्राफ्टिंग की क्या अर्थ है और उसका लाभ क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है किसी भी कपड़े पर अपनी नाप के अनुसार एक प्रारूप तैयार करना। हम लोग एक प्रारूप तैयार करते हैं कि किस प्रकार से वस्त्रों की नाप के अनुसार हम एक ड्राफ्टिंग करते हैं, चेस्ट का हिस्सा क्या होगा, कमर का क्या होगा, उस तरह से हम एक प्रारूप तैयार कर लेते हैं, जिसको कि हम जब कपड़े पे रखते हैं, ये प्रारूप हम लोग न्यूज़पेपर पे, ब्राउन पेपर पे या किसी भी रफ कागज पर बना सकते हैं। और उसके बाद इस ड्राफ्टिंग को हम कपड़े पे रखते हैं तो कपड़ा उचित ढंग से कट जाता है, गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इसके अलावा हमें ये ज्ञान हो जाता है कि अनुमान हो जाता है कि हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होती है। यदि हम पूर्व वाले फॉर्मूले से, सूत्र से नहीं जानकारी ले रहे हैं तो हम इसके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हम कितने कपड़ा लें तो हमारा वस्त्र तैयार हो जाएगा। ड्राफ्टिंग में निम्नलिखित लाभ होते हैं। नाप का सही अनुमान लगाया जा सकता है। ड्राफ्टिंग करने से कपड़ा काटने में सुविधा होती है, कपड़ा काटने में गलती की संभावना कम हो जाती है, वस्त्र की फिटिंग अच्छी आती है और कपड़े की बचत हो जाती है। बहुत उपयोगी पॉइंट है कि कपड़े की बचत हो जाती है, क्योंकि हम जो ड्राफ्टिंग है उसको कपड़े पे इस प्रकार से लगाते हैं कि कम से कम कपड़े में हमारा उपयुक्त वस्त्र तैयार हो जाए। बच्चों अब सबसे आवश्यक ये भी है कि हम जान लें कि हम ड्राफ्टिंग जब करने जा रहे हैं तो कपड़े को किस प्रकार मोड़ेंगे। ये वस्त्र को हम मोड़ेंगे या कागज को मोड़ेंगे। कागज को तो हम सिंपली भी काट सकते हैं अनुमान के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, लेकिन कपड़े में किस तरह से हम उसको मोड़ेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों ये हमारा पूरा कपड़ा है, ये इसका अर्ज है, अर्ज मतलब इसकी चौड़ाई है और ये लंबाई है। मान लीजिए ये कपड़ा 2 मीटर कपड़ा है, तो इसको मोड़ने के लिए यदि हम कुर्ते का कपड़ा तैयार कर रहे हैं, कुर्ता बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को पहले आधा मोड़ लेंगे। इसको 1 से
यहाँ पर इसको एक जो है 2 3 4 1 से 3 को और 4 को मिला देंगे, इसको बीच से आधा कर देंगे और आधा करने के बाद इसको फिर से हम इधर वाला जो भाग है इस वाली लाइन से, ये जो 5 और 6 यहाँ पे आपको दिख रहा है, इससे इसको बीच में मोड़ देते हैं। तो ये जो कपड़ा तैयार होगा वो 4 परतों में होगा। इधर का भाग जो होगा ये मुड़ा हुआ होगा। यहाँ पे हम लोग नेक और तीरे का निशान लगा के इस तरह से वस्त्र को काट सकते हैं, इस तरह से कुर्ते की नाप ले सकते हैं। और ये जो भाग होगा जब हम इसको खोलेंगे तो ये गला गोल निकल के आएगा और ये तीरा 2 आएंगे, यानी जब इसको खोलेंगे तो वो कपड़ा एक जिस प्रकार से हमारा कुर्ता बिना सिला हुआ कुर्ता उस तरह से नजर आने लगेगा। बच्चों इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हमारी जो ड्राफ्टिंग है उस किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं हमारी बेबी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग के बारे में। इसकी नाप है छाती 50 सेंटीमीटर, पूरी लंबाई 48 सेंटीमीटर, तीरा 11.5 सेंटीमीटर, बॉडी की लंबाई 11.5 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग इसके बारे में ड्राफ्टिंग को जान लेते हैं। बच्चों ये हमारा जो कपड़ा है इसको हमने जिस तरह से अभी ड्राफ्टिंग में मोड़ने का तरीका बताया था उस तरह से इस कपड़े को मोड़ लेंगे। ये कपड़ा मोड़ने के बाद हम पूरी लंबाई, पूरी कपड़े की जितनी लंबाई पूरी हमारे वस्त्र की है उससे थोड़ा सा ज्यादा देखिए निकाल के हम लोग उसको मोड़ लेते हैं। उसके बाद चित्र में आप लोग देख सकते हैं 1 से 9 छाती का 1/4 माइनस 0.4 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 से 2 तीरे का 1/2, तीरा है ये हमारा, तो ये तीरे का 1/2। 1 से 9 और 2 से 3 बराबर हो जाएंगे। 1 से 4 छाती का 1/12, 1 से 4 बराबर 1 से 5, 1 से 6 छाती का 1/6 माइनस 1.4 सेंटीमीटर, 4 से 5 पीछे के गले की गोलाई देंगे हम लोग। यहाँ पे ये पीछे का गला है और ये आगे का गला है। इसके बाद आगे के गले के लिए 4 से 6 आगे के गले की गोलाई देंगे। 2 से 7 बराबर 1.4 सेंटीमीटर, 7 से 3 गोलाई में जोड़ देंगे। उसके बाद 9 से 12 पूरी लंबाई माइनस बॉडी की लंबाई प्लस 5.5 सेंटीमीटर जो हमें मार्जिन के लिए चाहिए, मोड़ने के लिए चाहिए और सिलाई के लिए चाहिए। 9 से 10 अर्ज का 1/2, जितना अर्ज होगा उसका 1/2 पूरी हमारा घेर आ जाएगा। 9 से 12 बराबर 10 से 13 और 10 से 16, 10 से 14 बराबर छाती का 1/12 भाग। 14 से 16 गोलाई में जोड़ देंगे और 11 से 12 को बराबर 13 से 17 जो घेर के नीचे मोड़ने के लिए होता है। ये देखिए बच्चों इस तरह से हम ये हमारे बॉडी की नाप है, इसको हमने गला, ये गला है। अभी आप लोग इस टेबुलेशन के माध्यम से फिर से एक बार देख लेंगे कि ये पीछे का गला है, ये आगे का गला है, 4 से 6 आगे का गला, 4 से 5 पीछे का गला, ये तीरे का 1/2, ये हमारी बॉडी की पूरी लंबाई और ये हमारी पूरी फ्रॉक की लंबाई है। नीचे हम दबाने के लिए और मोड़ने के लिए अतिरिक्त कपड़े को लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाह के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक गोलाई देते हुए जोड़ते हैं। इस प्रकार से हम अपने बेबी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करते हैं। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं हम लोग पेटीकोट के बारे में। इस पेटीकोट की लंबाई 95 सेंटीमीटर है, कमर 71 सेंटीमीटर है और घेर इसका 182 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम लोग 1 से 3 घेर इच्छानुसार, ये 1 से 3 है, यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है बच्चों, ये 1 से 3 जितना घेर हमें चाहिए वो हम ले लेते हैं। उसके बाद 1 से 2 और 3 से 4 बराबर होंगे और ये हमारे 1 से 2 और 3 से 4, ये 4 है बच्चों, ये बराबर होंगे। 1 से 3 और 2 से 4 बराबर होंगे। अब इसके बाद 1 से 5 कमर का 1/4
प्लस 2 सेंटीमीटर। यानी अगर हमारी कमर 71 है तो इसका चौथा भाग निकाल के इसमें 2 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो ये 1 से 5 हमारी कमर का हिस्सा हो जाएगा। और इसी प्रकार 6 से 4 भी हमारी कमर का ये 1/4 प्लस 2 सेंटीमीटर भाग होगा। इसके बाद 6 से 4 का भी सेम वही प्रोसेस जो मैंने बताया अभी, और 5 और 6 को तिरछी लाइन से मिलाएंगे। ये 5 है, इस भाग को इससे मिलाएंगे तो ये हमारा एक पेटीकोट की ड्राफ्टिंग हो जाएगी। इसके बाद इसी ड्राफ्टिंग के अनुसार इसको हम काट लेंगे और आगे के भागों में, आगे के पाठों में इसको सिलना भी सीखेंगे। अब हम लोगों ने ड्राफ्टिंग में कपड़े को किस प्रकार मोड़ना है, ड्राफ्टिंग की उपयोगिता क्या है और ड्राफ्टिंग किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में चर्चा कर ली। अब जान लेते हैं कि वस्त्र सिलने के बाद क्या किन किन बातों पे ध्यान हमें देना चाहिए। वस्त्र को सिलने के बाद उसके जोड़ और सिलाई समाप्त करने के स्थान को पक्का करके धागा तोड़ना चाहिए। जब हम सिलाई को शुरू करते हैं, यानी सिलाई मशीन जब वहां पे हम शुरू करते हैं सिलाई करना, वहां पे जो टाका होता है उसको कई बार 2-3 बार उस जगह से, छोटी सी जगह पे सिलाई मशीन चला देनी चाहिए, जिससे वो पक्का हो जाता है। और इसी प्रकार जब हम सिलाई को खत्म करते हैं तो वहां पे भी लास्ट में, एंड में भी हम सिलाई को कई बार करेंगे तो वो पक्की हो जाएगी। इस प्रकार सिलाई की शुरुआत में और अंत में दोनों ही जगह पे सिलाई पक्की होगी तो हमारा वस्त्र खुलेगा नहीं, उसकी सिलाई खुलेगी नहीं। अतिरिक्त धागों को काट देना चाहिए, जो धागा एक्स्ट्रा हो रहा है उसको काट देना चाहिए। तुरपाई एवं बखिया का उपयोग उचित स्थान पर करना चाहिए। जिस प्रकार, जैसे कि हमें कपड़े को मोड़ना है नीचे से तो उस जगह पे तुरपाई और बखिया का प्रयोग करना है। उचित जगहों पे गले के लिए तुरपाई करनी है, आस्तीनों पे तुरपाई करनी है, यानी जिस जगह पे तुरपाई और बखिया का प्रयोग होना है उस जगह पे हाथ से तुरपाई और बखिया का प्रयोग करना चाहिए, मशीन का प्रयोग वहां पे नहीं करना चाहिए। वस्त्र सिलने के बाद उसे इस्त्री कर लेना चाहिए, माने हमें कपड़े को प्रेस कर लेना चाहिए ताकि वो उसकी जो क्रीज है, उसकी जो सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाए। और वस्त्र को पहनकर जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि वस्त्र पहनने के बाद ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी फिटिंग किस प्रकार है। तो उस वस्त्र को पहनकर या जिस व्यक्ति के लिए हमने बनाया है उसको पहनाकर जरूर देख लेना चाहिए कि यदि इसमें कोई खामियां है तो उसको तुरंत दूर किया जा सके। बच्चों, इस पाठ के चर्चा के बाद अब बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपना स्वयं मूल्यांकन करें कि हमने इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या सीखा है, क्या हम उसको करने के लिए तैयार हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग निम्न प्रश्नों का उत्तर देंगे। वे प्रश्न है, कपड़ा काटने से पूर्व कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, यानी जो हम कपड़ा काट रहे हैं वो उसको काटने से पहले हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, हमने इस भाग में चर्चा की है। जैसे कि प्रेस कर लेना चाहिए, आड़ा और तिरछा कपड़ा देख लेना चाहिए, कपड़े में उल्टी तरफ से निशान लगाना चाहिए, इन सब, और कपड़े को समतल स्थान पर रखकर ही काटना चाहिए। तो इन सब का उत्तर मैं आपको यही सब लिखना है। दूसरा प्रश्न है, नाप लेने की 2 विधियां कौन कौन सी हैं, विवेचना कीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको चर्चा के दौरान समझाया है कि 2 विधियां होती हैं, एक चेस्ट सिस्टम, एक डायरेक्ट सिस्टम। और चेस्ट सिस्टम में किस तरह से नाप निकाली जाती है, एक औसत व्यक्ति की नाप ली जाती है, और डायरेक्ट सिस्टम में कंधे की, वेस्ट की, बस्ट की, इन सब की नाप किस तरह से निकाल के एक प्रत्यक्ष व्यक्ति को कैसे उसकी नाप ली जाती है। इसके अलावा बेबी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग दी गई नाप के अनुसार कीजिए, आपको नाप दी गई है, इसके अनुसार आप लोग बेबी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करेंगे। छाती 60 सेंटीमीटर, कुल लंबाई 55 सेंटीमीटर, बॉडी की लंबाई 27.5 सेंटीमीटर, तीरा या कंधा जिसको हम बोलते हैं 35 सेंटीमीटर, और घेर की चौड़ाई 180 सेंटीमीटर। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। ये हमारा सिलाई किट एवं वस्त्र निर्माण कला का दूसरा एवं अंतिम भाग था। धन्यवाद।